हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आई होप कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लास अच्छे से अटेंड कर ली होगी, अच्छे से आपको जो सारे कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो चुके होंगे। तो अब हम बढ़ेंगे पार्ट 3, मतलब लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के एब्जॉर्प्शन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बच्चों, वो एब्जॉर्प्शन कैसे अपनी बॉडी के अंदर क्रिएट करता है। उससे पहले पूरे प्रीवियस में क्या पढ़ा था, लीवर हुआ और पैंक्रियास हुआ, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना कंट्रीब्यूशन कैसे देता है, वो कैसे हेल्प करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के, है ना। वो हमने सारे जो है वो प्रोसेस पढ़े थे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी घर पे बैठ के। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर ये कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारा जो फूड होता है वो एब्जॉर्ब कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू हो जाते हैं। अच्छे से मस्त बैठ जाओ, पेन कॉपी सब एकदम एनर्जेटिक के साथ परफॉर्मेंस अपन यहाँ जो है वो देंगे कि बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बिना एक्टिवनेस की, लेजीनेस के साथ पढ़ोगे ना तो पढ़ने में मजा नहीं आएगा, सब सर के ऊपर से जाएगा, है ना। तो मस्त एक्टिव होकर बैठो और आराम से पढ़ो। और बायोलॉजी एक्टिव होती है, मतलब बायोलॉजी को एक्टिवली पढ़ो, तभी बायोलॉजी दिमाग में आएगी, वरना बायोलॉजी दिमाग में नहीं आएगी। ओके, तो चलिए लेक्चर बाद में अभी स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। व्हीली आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब आप कहोगे मैम व्हाट इज व्हीली, व्हीली क्या होती है? व्हाट इज द फंक्शन परफॉर्म सेट ऑफ व्हीली, है ना। तो व्हीली मैं बताती हूँ। व्हीली हमारी बॉडी के अंदर ऐसे ब्लड वेसल्स होती है जिनको अपन व्हीली कहते हैं। मैं व्हीली क्यों कहती हूँ पर्सनली, क्योंकि स्मेलिंग अच्छे से याद होती है। VI कहीं बच्चे के प्रोनाउंसिएशन काफी अलग होते हैं, कोई इसको वाइली पढ़ते हैं, कोई इसको विलाई पढ़ते हैं, तो वो अलग अलग जैसे प्रोनाउंसिएशन हो सकते हैं। बट मैं बताती हूँ इसको व्हीली इसलिए कहो, आप लोग प्रोनाउंसिएशन इसका क्रिएट करो व्हीली, ताकि आपको इजीली स्पेलिंग याद हो। तो इम्पोर्टेंट भी है काफी, मतलब पूछ लेंगे आपको, मतलब व्हीली क्यों कहते हैं वो बताऊंगी मैं बाद में। यहाँ देखो एक डायग्राम ड्रॉ किया है मैंने। ये ना हमारी बॉडी के अंदर ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, मतलब हमारे जो फिंगर्स होते हैं ना उस टाइप का, मतलब जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट हो रखा होता है। इसमें क्या होता है, जो ब्लड होता है ना वो इनके अंदर रनिंग करता है, मतलब ब्लड इनके अंदर दौड़ता है। और इस व्हीली के थ्रू ब्लड जो होता है वो हमारी सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब इस व्हीली के अंदर जो होता है एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे हर पार्ट को ब्लड जो है वो पहुंच जाए। क्योंकि खाना क्या होता है, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है ना फूड। तो फूड जब ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है ना तो ग्लूकोज क्या करता है, फिर एनर्जी क्रिएट करता है। तो उससे पहले वो ब्लड के अंदर भी तो जाके मिक्स होगा, तभी तो वो हमारे हर बॉडी पार्ट में पहुंचेगा। तो हाथ को भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, पाँव को भी, सर को भी, हर चीज को, हमारे हर बॉडी ऑर्गन को जो है वो ब्लड की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो दैट इज कॉल्ड व्हीली, इसलिए इसको बोलते हैं अपन व्हीली। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। और इसका सरफेस एरिया जो होता है वो इंक्रीज होता है, बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें ब्लड आता है, और जब जहां ब्लड आएगा, जैसे इनका सरफेस एरिया जो होगा वो इंक्रीज होगा। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है मतलब बीडी का सरफेस एरिया इंक्रीज क्यों होता है? बिकॉज इसलिए क्योंकि वो उसके अंदर ब्लड एब्जॉर्ब होता है, और जहां ब्लड एब्जॉर्प्शन होगा ना बच्चों, वहां पे सरफेस एरिया ऑटोमेटिकली क्या होगा, फूलेगा, मतलब बड़ा हो जाएगा। ओके, rightly supplied with blood vessels which take the absorb food to each and every cell of the body। फूड से जब ग्लूकोज में जाएगा तो वो ब्लड, मतलब जो ग्लूकोज जो है होगा वो ब्लड के अंदर मिक्स होगा, और एनर्जी जो है वो हर ऑर्गन को सप्लाई करेगा। तो उससे क्या होगा, हर ऑर्गन को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हर जगह जाके मतलब एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करेगा, है ना। तो वो हर जगह जाएगा व्हीली के थ्रू, मतलब जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड, हमारी पल्सेस में, नसों में वगैरह में, हर जगह पे वो पहुंच जाएगा। फूड इज a utilized food obtaining energy, building up new tissues and repair of all tissues and the repair of all tissues। मतलब भाई फूड यूटिलाइज होगा, उससे हमें एनर्जी मिलेगी, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, एनर्जी भी तो मिलेगी। तो वो एनर्जी क्या करेगी, रिपेयर टिश्यूज को बच्चों क्या करेगी, रिपेयर करेगी, मतलब जो और टिश्यूज उनको रिपेयर करेगी। हमने ना एक चैप्टर पढ़ा था, आई थिंक वो 9th में था, टिश्यूज वाला, इसमें भी शायद होगा, हम देखेंगे। तो उसमें बताते काफी करोड़ों में, मतलब हजारों में सेल्स रोज मरती है, रोज नई सेल्स बोर्न होती है ना। कई बार अगर कोई छोटा बच्चा है वो गिर गया है तो उसको देखो चोट लग जाती है, कुछ टाइम बाद उसकी सेल्स ऑटोमेटिकली क्या हो गई, रिपेयर हो गई। वाई, क्यों रिपेयर हुई? क्योंकि इसकी वजह से रिपेयर हुई, वो एनर्जी गेन करता है ना, तो उसकी वजह से सेल्स ऑटोमेटिकली क्या होती है बच्चों, रिपेयर होने लगती है। तो ये बताता है कि ऑल टिश्यूज को रिपेयर करता है, बिल्डअप करता है, नए सेल्स को बनाता है, एनर्जी बिल्डअप करता है। तो जो प्रोसेस है वो कौन करता है, विलाई करता है, मतलब ठीक है। और ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है, मतलब ये प्रोसेस क्रिएट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके थ्रू क्या होता है, इन सब चीजों का होता है एब्जॉर्प्शन। अब अपने एनसीईआरटी में देखना, बहुत अच्छा जो है वो
डायग्राम देखा होगा, मैं आपको एक एनसीईआरटी में बताती हूँ। इसमें शायद आपको इतना नहीं देखा, मेरे पास ऑल एनसीईआरटी है, मतलब एनसीईआरटी तो वही है, बट क्या ना थोड़ा अपडेट हुआ इस बार, तो हो सकता है वो उस एनसीईआरटी में मतलब आपको डायग्राम मिल जाए, इसमें नहीं है। इसमें तो आप ये देखिए, आपको ना ह्यूमन बॉडी का जो है, ये देखो ह्यूमन बॉडी का बच्चों आपको ना एक डायग्राम मिलेगा, ओके। तो इस डायग्राम के थ्रू ना हर प्रोसेस को समझ पाओगे, मतलब क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो यहाँ पे मिलेगा आपको, ये स्टमक मिलेगा, या डायग्राम मिलेगा, ये जो होता है पार्ट डायग्राम का होता है, ये देखो ये एनस, ये अपेंडिक्स वाली जो पर्स होती है नस, वो सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। और इसको अच्छे से समझ कर ना इस थ्योरी के थ्रू आप इसको अच्छे से समझ सकते हो, ओके। इससे आपको इजीली हर चीज रिकॉर्ड करने में हेल्प होगा। डायग्राम के थ्रू मतलब चीजें काफी इजी हो जाती है। ये हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन अमीबा, ये देखो पेज नंबर 84 है मेरा, आप लोगों को पता नहीं कौन सा हो सकता है क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग होता है वो तो ये देखो न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा के अंदर कैसे न्यूट्रिशन हो रहा है, वो सारे प्रोसेस आपको डायग्राम के थ्रू बच्चों दे रखे होते हैं। तो आराम से एनसीईआरटी खोल के बैठा करो, मैंने आपको 1000 बार कहा है एनसीईआरटी खोल के बैठो, अच्छे से डायग्राम देखो, रिकॉल करो चीजों को, थ्योरी पढ़ो, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, है ना। तो ये चीजें आप राइट डाउन कर लो कि भाई जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जॉर्प्शन क्यों करता है, ओके। करो इसको नोट आप। तो स्टूडेंट्स आपका हो चुका होगा। अब देखते हैं आगे लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर का करता है एब्जॉर्प्शन, यानी जो भी हमने फूड लिया उनमें जो भी वाटर मतलब मिलेगा उसको वो अलग कर देगा, रिमूव कर देगा, वाटर को क्या कर देगा बच्चों, रिमूव कर देगा, ओके। देन एनएस क्या करेगा, अनडाइजेस्टेड जो भी फूड होगा उसको हमारी बॉडी से रिमूव कर देगा, जो भी मतलब अनएब्जॉर्ब फूड होगा जो नहीं पचेगा उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, वो प्रोसेस होगा लास्ट में एनएस वाला। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। वापस रिविजन करते हैं, यहाँ पर अपना जो न्यूट्रिशन है वो भी कंप्लीट होता है, और जो फूड का प्रोसेस होता है कैसे वो स्टमक तक पहुंचता है, उसके बीच में क्या क्या रास्तों से वो टकराता है वो, उस पूरे सफर को अपन एक बार वापस रिवाइज करते हैं। तो देखो हमने फूड लिया, ठीक है, हमने फूड खाया, ओके, वो हमारे माउथ में हम उसको चबा रहे हैं, ओके, टीथ के थ्रू, तो वहां पे अपना जो है वो सलाइवा बन रहा है, और सलाइवा बन रहा है वो हमारे कॉम्प्लेक्स शुगर को, फूड के साथ जो कॉम्प्लेक्स शुगर होते हैं उनको जो माल्टोस के अंदर कन्वर्ट मतलब कन्वर्शन का काम कर रहे, कन्वर्ट कर रहे माल्टोस के अंदर, बक्कल कैविटी के थ्रू हो रहा है ये सब प्रोसेस, तो वो मतलब हो रहा है, ठीक है। फिर वो इसोफेगस के थ्रू, यानी हमारी जो विंड पाइप, इसोफेगस होता है स्टमक तक, तो वो इसोफेगस के थ्रू हमारे मतलब स्टमक में जा रहा है खाना, जो भी फूड हमने खाया है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाएगा, क्योंकि पहला प्रोसेस किसका है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, बट उससे पहले उसको बीच में दो मतलब जो है वो मिलेंगे, ऐसे हमारे दो घुंडे मिलेंगे, पहला है लीवर, दूसरा पैनक्रियास, जो बोलेंगे भाई स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाने से पहले हमारे प्रोसेस क्या है वो भी एक बार देख ले। फूड बोलेगा ठीक है तुम्हारे प्रोसेस भी दिखा लो, क्या क्या तुम्हारे प्रोसेस है, ठीक है। तो लीवर अपना प्रोसेस दिखाएगा बाइल जूस के थ्रू, है ना, बाइल जूस के थ्रू वो बताएगा अपना प्रोसेस क्या क्या है, आपको मैंने पढ़ाया है। और फिर उसके बाद पैनक्रियास के पास जाएगा, तो बोलेगा हाँ बाइल लीवर का जो था वो सिस्टम अच्छा था। पैनक्रियास के पास जाएगा तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्रिएट करेगा डाइजेशन के थ्रू, इससे डाइजेशन क्या होगा, इजीली होगा, मतलब एसिड जो है क्रिएट होगा, एसिडिटी हाइपर एसिडिटी ज्यादा अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है वो किल्स करेगा हमारे फूड के साथ जितने भी मतलब टॉक्सिक चीजें अगर अंदर आ रही है बैक्टीरिया वगैरह, उनको किल करने का काम कौन करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड करेगा। देन सेकंड होता है पेप्सिन, थर्ड होता है लिम्फ, तो ये सब कुछ वर्क जो होता है वो कौन करता है, पैनक्रियास के थ्रू होता है। तो लीवर और पैनक्रियास के दोनों फंक्शन होते हैं। देन उसके बाद पहुंचते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन, तो मतलब इनका जो पूरा फंक्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू होता है, ठीक है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, उस फूड को मतलब उस फूड में से एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करता है, हटा देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है पानी को। लास्ट में एनस जो अनडाइजेस्टेड फूड को बच्चों बाहर निकाल देता है। तो पूरा जो बचपन से पढ़ते आ रहे पूरा प्रोसेस है फूड का, कैसे स्टमक में गया वगैरह वगैरह, तो क्या फंक्शन परफॉर्म हुए, ठीक है। तो यहाँ तक अपना न्यूट्रिशन टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। अब उससे पहले क्वेश्चन देखो, वाई डू हार्बिवर हैव लॉन्गर इंटेस्टाइन देन कार्निवर, मतलब जो हार्बिवर एनिमल्स होते हैं तो उनके इंटेस्टाइन बच्चों लॉन्ग क्यों होती है, ये पूछ रहे हैं। देन कंपैरिजन ऑफ कार्निवर, कार्निवर कितनी नहीं होती लेकिन हार्बिवर की बहुत ज्यादा होती है, वाई, वो इसलिए क्योंकि हार्बिवर प्लांट एनिमल जो होते हैं बच्चे वो प्लांट्स को खाते हैं, और प्लांट्स में होता है सेल्यूलोज, क्या होता है प्लांट में होता है सेल्यूलोज, जिसकी वजह से सेल्यूलोज एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मतलब टिश्यू है, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में वो कन्वर्ट होता है, मतलब उसका जो प्रोसेस है डाइजेशन वाला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन को बड़ा होना पड़ता है, लॉन्गर होना पड़ता है, सेल्यूलोज को पचाने में टाइम लगता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो है वो उसका फंक्शन है, इसीलिए हार्बिवर की इंटेस्टाइन कार्निवर की इंटेस्टाइन से बड़ी होती है, ओके। थ्योरी एक बार देख लो, कार्निवर कंज्यूम प्रोड्यूसर,
like plant which contain cellulose in the cell wall of their cells. Digestion of cellulose in the gut takes a longer time and hence the gut of herbivore is longer than the gut of carnivore. तो ये जो प्रोसेस था अपना यहाँ पे एंड होता है। अब अपन न्यू टॉपिक पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे। उससे पहले आप न्यूट्रिशन को वापस अच्छे से बैठ के रिवाइज करना। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए वापस मेरा वीडियो देखो, नोट्स बनाओ। मैं आपको यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ तो उसका लाभ उठाओ आप, है ना। ऐसे मतलब बैठो मत रहो, नोट्स को लिखो, रिवाइज करो, उनको अच्छे से न्यूट्रिशनल टॉपिक को समझो। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर करो, मैं आपके डाउट जो है वो क्लियर करूंगी। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक रेस्पिरेशन। उससे पहले आप इसको अच्छे से नोट डाउन करो। तो बच्चों आपने जो है वो न्यूट्रिशन अच्छे से कर लिया होगा। अब देखो रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक नया टॉपिक है। रेस्पिरेशन एक्चुअल में क्या होता है, तो काफी बच्चे जो है वो रेस्पिरेशन का मतलब क्या समझते हैं, जैसे सांस लेना, ब्रीथिंग, जिसे हम ब्रीथिंग कहते हैं, रेस्पिरेशन नहीं कहते। लेकिन मोस्टली बच्चे क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन का मतलब यही होता है कि हम सांस ले रहे हैं तो वो हमारा रेस्पिरेशन है, बट इट्स नॉट रेस्पिरेशन। ठीक है, एक्चुअल में रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, हम जो भी फूड खाते हैं वो ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज के फॉर्म में। तो ग्लूकोज के फॉर्म में ब्रेकडाउन होकर उससे जो हमें एनर्जी मिल रही है और उस एनर्जी से हमारे एटीपी बन रही है। ठीक है, एटीपी बन रही है तो उसको अपन कहते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस। रेस्पिरेशन क्रिएट हो रहा है हमारी बॉडी में। कैसे, यहाँ देखो थ्योरी, the process by which a living organism obtain energy ATP by breakdown of food in cells। समझ में आया, फूड को वो ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज की फॉर्म में, ग्लूकोज जो है वो एटीपी बनाता है ना। एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो आपने मतलब 9th क्लास में पढ़ा होगा। ये होता, नहीं पढ़ा तो देख लो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये होता है एक्चुअल में रेस्पिरेशन का मीनिंग। अब जैसे यहाँ पे रिएक्शन देखो, केमिकल रिएक्शन, ये क्या कह रही है, C6H12O6, ये ग्लूकोज है जो कि ऑक्सीजन के साथ ऐड होके CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, जिसके साथ वाटर और एनर्जी दोनों है। मतलब ये जो फूड है वो इसके अंदर कन्वर्ट होके हमें एनर्जी भी दे रहा है। तो ये जो रिएक्शन है वो किसकी है बच्चों, रेस्पिरेशन की, जो कि डिटरमाइन कर रही है रेस्पिरेशन को, कि जो रेस्पिरेशन है वो कैसे मतलब जो है वो काम करता है हमारी बॉडी के अंदर, कैसे ग्लूकोज से एनर्जी को क्रिएट करता है। ओके, फिर देखो ब्रीथिंग वर्सेस रेस्पिरेशन, इसका क्या मतलब होता है। उससे पहले मैं आपको कहूंगी, पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लो, फिर मैं आपको ये समझाती हूँ ये क्या चीज, इसमें थोड़ा सा आपको लगेगा, बट आप पहले इसको नोट करो। तो देखो ब्रीथिंग वर्सेस रेस्पिरेशन, इसमें क्या होता है, ब्रीथिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स बोथ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ब्रीथिंग जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें जो है वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होती रहती है, यानी कि अपन सांस लेंगे सांस को छोड़ेंगे, तो जो प्रोसेस है ना इसमें कंटिन्यूअसली चलता रहता है, किसमें, ब्रीथिंग में। बट रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये प्रोसेस हमारे फूड को ब्रेक डाउन करता है और उनसे रिलीज होते हैं ग्लूकोज, और ग्लूकोज जो है वो फिर एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होता है एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, उसको अपन कहते हैं, उस प्रोसेस को अपन कहते हैं बच्चों रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन होता है, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। ब्रीथिंग जो है वो बच्चों फिजिकली प्रोसेस है, यानी कि अपन फिजिकली बाहर से करते हैं। ठीक है, इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, बट ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, इट मींस ये जो है प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होता है, केमिकल के थ्रू, बायोकेमिकल के थ्रू, है ना। ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग रेस्पिरेशन का ही पार्ट है, बट इट इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ दैट एनर्जी। तो रेस्पिरेशन जो है वो एनर्जी को रिलीज करता है ना। तो ये इनके बीच का डिफरेंस है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, अच्छे से इसको नोट भी कर लिया होगा। तो अब अच्छे से पहले इसको भी अच्छे से नोट कर लो, मैंने आपके लिए बोल भी दिया है, तो इसको पहले अच्छे से नोट करो रेस्पिरेशन को। तो नेक्स्ट देखो, रेस्पिरेशन के बच्चों टू टाइप्स होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, वो रेस्पिरेशन जिसमें बहुत सारे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का भंडार है, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन है, बहुत ज्यादा मतलब जो है वो ऑक्सीजन है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है, या तो बिल्कुल भी नहीं है या फिर है तो थोड़ी बहुत रेस्पिरेशन है, मतलब ऑक्सीजन है बाकी उसमें नहीं है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन के भी दो टाइप्स है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इसके बारे में भी देखेंगे। पहले यहाँ देखो इनके डिफरेंस। बच्चों मैंने आपको जो डिफरेंस दो बार दिए, एक बार रेस्पिरेशन के और वर्सेस ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के लिए, वो भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, इनमें स्टार मार्क लगा लो, क्योंकि आपको जो है वो मोस्टली बोर्ड में जो है वो डिफरेंस बिटवीन ज्यादा पूछते हैं ना, उनसे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। यहाँ देखो एरोबिक वर्सेस एनारोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये रेस्पिरेशन जो होता है बच्चों, ये प्रेजेंस होता है ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है वो इसमें रेस्पिरेशन होता है।
बट ये होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन, यहाँ पे आएगा एब्सेंस की रेस्पिरेशन में। ओके, इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें बच्चों साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही बनती है इसकी रेस्पिरेशन, यानी ऑक्सीजन साइटोप्लाज्म में भी बनती है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है, बट इसमें ओनली 4 साइटोप्लाज्म में ही होगी ऑक्सीजन बनेगी। यूजुअली ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू CO2 एंड H2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यूजुअली इसमें क्या होता है बच्चों, ग्लूकोज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड H2O के फॉर्म में कन्वर्ट होती है, बट इसमें एथेनॉल के फॉर्म में कन्वर्ट होगी, एथाइल एसिड के फॉर्म में टूटेगी, ब्रेक डाउन होगी। एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। एरोबिक रेस्पिरेशन मोस्टली मैमल्स में होती है, जैसे हम लाइक ह्यूमन बीइंग उनमें होती है, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो हम छोड़ते हैं, बट लेते अपन क्या है बदले में, ऑक्सीजन को। ये जो रेस्पिरेशन होती है ये सब बैक्टीरिया कुछ ईस्ट वगैरह में होती है, कुछ प्लांट्स में भी मिलती है ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन, है ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स में होती है ना। तो ये जो दोनों के है वो डिफरेंट है, अच्छे से इसको समझो, इसमें इतना कुछ नहीं है, अच्छे से इसको नोट करो, फिर देखते हैं कुछ आगे और। तो बच्चों यहाँ देखो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो ग्लूकोज को है ब्रेक डाउन करते हैं तो किन अलग अलग फॉर्म में अपन कर सकते हैं, मतलब क्या क्या पाथवे होते हैं ग्लूकोज ब्रेक डाउन होने के। ग्लूकोज पहले साइटोप्लाज्मा के अंदर जाएगा। साइटोप्लाज्मा आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, अच्छे से मैं बताऊंगी नहीं क्या होता है, आपको पता है ना साइटोप्लाज्मा क्या होता है, क्योंकि 9th क्लास में आप पढ़कर आए हो। नहीं पढ़े हो तो फिर से जाओ 9th क्लास पढ़ के आओ बच्चों। तो देखो साइटोप्लाज्मा में ग्लूकोज जो है तो वो साइटोप्लाज्मा के अंदर जाके जाके क्या करेगा, थ्री कार्बन मॉलिक्यूल का जो पाइरुवेट होगा उसके अंदर होगा, मतलब उसके अंदर जो फॉर्म मतलब बनेगा उसके अंदर अपना ग्लूकोज। तो ये 3 पार्ट्स के अंदर बाद में डिवाइड होगा, मतलब मैं आपको प्रोसेस बता दूं सीधा सा, 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, मतलब तो 3 पार्ट्स में मिलेंगे। फर्स्ट में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा तो उसमें ऑक्सीजन क्या होगी बच्चों, प्रेजेंट होगी। अगर प्रेजेंट ऑक्सीजन होगी, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर जाके उसमें ऑक्सीजन इसको मिल रही है, तो वो CO2 प्लस H2 एनर्जी बनाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर और एनर्जी को क्रिएट करेगा, बनाएगा, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन बच्चों क्या है, प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है वो भी आपको पता है, पावर ऑफ हाउस एनर्जी, सुना है ना आपने। तो बस फिर देखो अगर ये ऑक्सीजन की कमी है, बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है, तो ये ह्यूमन मसल सेल्स में होगा, जहां बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है तो वो लैक्टिक एसिड एनर्जी बनाएगा, लैक्टिक एसिड एनर्जी क्रिएट होगी। आपने देखा होगा कई बार हमें जो है वो फील होता है कि है ना हमारी बॉडी में क्रैम्प्स आ रहे हैं, ऐसे हाथ पांव दुख रहे हैं, कोई फिजिकल वर्क किया तो हम मतलब हमारा हाथ पांव दुख रहे हैं, क्रैम्प्स वगैरह फील हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि उस बॉडी पार्ट पर अगर हमारा हैंड में मतलब जो है वो क्रैम्प आ रहे हैं, पाँव में आ रहे हैं, ठीक है, तो उस फिजिकल मतलब पार्ट पे हमारे ऑक्सीजन की कमी है, तो उसमें क्या होगा, यू मसल्स में पेन होगा, उसमें लैक्टिक एसिड एनर्जी जो होगी वो क्रिएट होगी, वो बनेगी, इसलिए अपन को ये होता है फील। और फिर अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो वो मोस्टली ईस्ट में होती है, बैक्टीरिया में, जिसमें इथेनॉल और CO2 एनर्जी को क्रिएट करता बनाता है। ये सीधा सा इसका प्रोसेस है ग्लूकोज को अलग अलग फॉर्म में ब्रेकडाउन होने का पाथवे। अब देखो रेस्पिरेशन ह्यूमन, अपने टॉपिक पे आ जाए, ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, सांस लेना छोड़ना वगैरह सब कुछ ब्रीथिंग वगैरह इसमें पढ़ेंगे हम। पैसेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, एयर के थ्रू ही जो है अपना सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो क्रिएट होता है। इसमें मैं आपको बताऊंगी, देखो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलो, आपको ना एक डायग्राम मिलेगा, अच्छे से आपको दिख रहा होगा ये वाला डायग्राम। इस डायग्राम को आप अच्छे से देखो और समझो इस डायग्राम को, क्योंकि इस डायग्राम के थ्रू आप सब समझ जाओगे हमारा मतलब जो है वो रेस्पिरेशन कैसे होता है, ब्रीथिंग कैसे लेते हैं। ये नोज के थ्रू, नेजल कैविटीज को बोलते हैं, जिसके थ्रू अपन क्या है सांस लेते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, वो किसके थ्रू, इसी के थ्रू करते हैं। फिर वो यहाँ तक आती है विंड पाइप, जिसे ट्रैकिया भी कहते हैं, फिर वो बाद में कहाँ जाती है, कैसे इसका प्रोसेस होता है। तो इस डायग्राम में आप देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, अच्छे से देखना। ये नेसल पैसेज यानी नोज वाली साइड से, माउथ कैविटी ये फेरिक्स और ये लैरिक्स होती है इस वाली साइड से, है ना। तो ये यहाँ पे अपन ने सांस ली, ऑक्सीजन गई अंदर, ओके, ये यहाँ पे आपको मिलेगा विंड पाइप, जिसे अपन कहते हैं ट्रैकिया, ठीक है। ये ट्रैकिया में जाती है तब आपको मिलता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस, यहाँ पे आपको कार्टिलेजेस मिलेंगे, जो छोटे छोटे डॉट्स मिलेंगे ना बच्चों आपको, ये कार्टिलेजेस के मिलेंगे, ठीक है। ये होते हैं एयर पैसेज, जिन्हें लंग्स कहते हैं, ओके, ये लंग्स होते हैं। यहाँ पे लंग्स के अंदर जो आपको देखो मिलेगा रेड रेड कुछ दिख रहा होगा आपको, इसको अपन बोलते हैं ब्रोंकाई, क्योंकि इसके बाद जो ऑक्सीजन होते हैं यहाँ से जाती है लंग्स के बाद जाती है यहाँ ब्रोंकाई में, ठीक है।
ब्रोंकाई के अंदर भी होते हैं ब्रोंक्योल्स, और उसके बाद होते हैं एल्वियोलर सेक। जो लास्ट इसका स्टेप होता है एल्वियोलर सेक होता है। और ये जो आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ पूरा ऐसे हड्डियों का बन रखा है, इस पूरे को कहते हैं डायफ्राम। जैसे ये देखो, हड्डियों के बीच में आपको ऐसे मांस जैसा कुछ दिख रहा होगा, अपनी लैंग्वेज में कहूँ रेड रेड, इसको अपन कहते हैं बच्चों क्या, डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम कहते हैं इसको। और इनके अंदर जो आपको ये बॉन्स की जो ऐसे ऐसे राउंड 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 जेल की तरह दिख रहा है ना, इसको अपन कहते हैं बच्चों रिब्स। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं, रिब्स कहते हैं। ये लंग्स होते हैं। ओके, तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको अब आप इस थ्योरी में, पूरी थ्योरी में पढ़ो। मैंने यहाँ थ्योरी बोर्ड पे पूरी नोट नहीं करवाई है, क्योंकि ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसमें इतना कुछ नहीं है। नोट मतलब जो भी पूरा प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, वो आपको इस थ्योरी में पूरा दे रखा है। तो आप अच्छे से बैठो और इस पूरी थ्योरी को पढ़ो। इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हटकर आप चाहो तो अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। बाकी इसी में आप जो है हाईलाइट वगैरह कर सकते हो पॉइंट्स को, बहुत अच्छे से आपको मतलब एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगा इसका। ये साइड में भी आपको कुछ वगैरह दे रखा होगा, जैसे आपको पता होना चाहिए डूइंग वगैरह में। तो ये चीज आप पढ़ो। और अब आपको ये जो साइड में डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलिका। एल्वियोलिका में मतलब एल्वियोली जो होती है ना, एल्वियोलर स्पेस, आपको दिख रहा होगा, इसके बारे में बता रखा है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन कैसे कैरी करता है, ऑक्सीजन कैसे होते हैं, बच्चों के काफी सवाल होते हैं एल्वियोली को लेके। तो ये डायग्राम समझो, थ्योरी पढ़ो, तब आपको जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखो, जैसे मैंने एल्वियोली के बारे में कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, एक्चुअल में वो कैसे दिखती है, क्या उसका शेप होता है। तो बैलून लाइक एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, एकदम बैलून लाइक इसका जो है वो स्ट्रक्चर होता है। वॉल ऑफ एल्वियोली ओनली वन थिक एंड प्रोवाइड द सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। एल्वियोली थिक वॉल यानी मोटी वॉल को देती है, जिसमें क्या होता है, सरफेस हमें काफी प्रोवाइड होता है, जिसके थ्रू ऑक्सीजन इजीली पास हो सके, है ना। आपने देखा है लंग्स में भी, है ना, बोलते हैं ना कि ऑक्सीजन लो, ऐसे सांस लो छोड़ो, वो हमारे इससे लंग्स बच्चे फूलते हैं, स्वैलन होते हैं लंग्स। ऐसा नहीं सूजन आ जाए, नहीं नहीं, लंग्स फूलते हैं बच्चों, जिससे हमारे लंग्स स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। तो इस वजह से क्यों होते हैं, उनमें सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, जिससे हमें ही बेनिफिट होता है। तो वही चीज वो एल्वियोली जो होती है प्रोवाइड करवाते हैं थिक लेयर को। कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स कुछ एक्सटेंसिव नेटवर्क उसको कंटेन करवाती है। हमारे जो पल्सेस के अंदर, वेसल्स के अंदर जो ब्लड जा रहा है, दौड़ रहा है, तो उसमें सरफेस क्रिएट करती है ताकि वो इजीली फ्लो हो सके अपना ब्लड ऑक्सीजन के साथ, विच हेल्प ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वो गैसेस को एक्सचेंज करते टाइम हम ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो उस प्रोसेस के थ्रू भी जो है ब्लड वेसल्स में ब्लड इजीली फ्लो कर सके। तो ये एल्वियोली का जो है वो काम होता है, एल्वियोली बताती है। आप अच्छे से पैराग्राफ पढ़ो, मैंने आपको जो बुक में बताया सब क्लियर हो जाएगा। ये पैराग्राफ अच्छे से पढ़ो इसको। देखो नोट सब कितने भी आप पढ़ लो, आप जब तक खुद कॉन्सेप्ट यहाँ से नहीं पढ़ोगे, यहाँ से नहीं समझोगे, तब तक आपको समझ में भी नहीं आने वाला कि भाई क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं है। तो पहले इसको अच्छे से नोट करो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक में भी आपको दे रखा है 5.8 मतलब फिगर है मेरे बुक का, आपका देख लेना, एनसीईआरटी का दिया है। ये आपको दे रखा है चार्ट, मतलब चार्ट फॉर्म में कि भाई क्या कैसे ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है वगैरह वगैरह। तो इस प्रोसेस का अच्छे से नोट आउट करो। तो आपने एल्वियोली आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा। अब यहाँ देखो, रेड ब्लड सेल, ये भी आप ही का मतलब जो है टॉपिक है, अंदर आ रखा है बुक में, अब अच्छे से देखना। रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स वगैरह वो सब कुछ ना ब्लड सर्कुलेशन और टॉपिक में होता है। बट अपन एक बार इसको यहाँ डिस्कस करेंगे, क्योंकि एल्वियोली की बात रही तो उसमें ये चीज आती है। देखो हीमोग्लोबिन सबको पता है, रेड ब्लड सेल में क्या होता है, रेड वो ब्लड रेड क्यों होता है, किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। कई बार आपने देखा होगा, आपने टेस्ट करवाया होगा ब्लड, उसमें आपका हीमोग्लोबिन लेवल बहुत ही कम होता है ना। तो वो कम होता है तो ऐसे क्यों बोलते हैं कि हीमोग्लोबिन कम है, ऐसे क्यों नहीं बोलते कि आपका रेड ब्लड सेल कम है, बिकॉज हीमोग्लोबिन ही रेड ब्लड सेल है। ठीक है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है, क्योंकि इसमें आयरन होते हैं। बोलते हैं आयरन के कैप्सूल खाओ, आयरन वाले फ्रूट्स खाओ, सब्जियां खाओ, उससे आपका जो ब्लड है वो बढ़ेगा, है ना, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, क्योंकि आयरन में ही जो है वो हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल क्या होता है, बनता है बच्चों। ओके, लाइंस विथ O2 एंड हेल्प इन ऑटो ट्रांसपोर्ट। भाई ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल भी होता है, ब्लड हमारी बॉडी के अंदर रोटेट कर रहा है, तो उसके साथ ऑक्सीजन लेवल भी तो रोटेट कर रहा है। ब्लड में भी ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से हमारे जॉइंट्स में दर्द होता है, हमारी बॉडी पेन करने लगती है, अलग अलग डिजीज भी हो जाती है, कई बार होता है ना ब्लड की वजह से, क्यों, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की जो है कमी हो जाती है। CO2 is transported in dissolved form, और जब उनके अंदर CO2 मिक्स होती है हमारे ब्लड के अंदर, तो वो तो वैसे भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जो है वो मतलब
स्प्रेड कर देते, थ्रू आउट कर देते। उसकी वजह से CO2 ब्लड में होने की वजह से भी कई बार हमें जो है ऐसे वैसे डिजीज हो जाती है, क्योंकि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी बॉडी में बच्चों नहीं होनी चाहिए। तो वो हमारी बॉडी अपने आप टॉक्सिक बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं, उसके साथ CO2 भी निकल जाती है, हमारी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब देखो ट्रांसपोर्शन, तो इतना ही था ठीक है रेड ब्लड सेल का। अब ट्रांसपोर्शन, ट्रांसपोर्शन क्या होता है? हमने रेस्पिरेशन पढ़ा, न्यूट्रिशन बढ़ा, ठीक है, ये सब कुछ चीजें हमारे लिए एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए। ओके, ट्रांसपोर्शन होता है बच्चों कोई भी चीज हमारी बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाना, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कन्वर्ट हो जाना कह सकते हो, ट्रांसपोर्ट करना कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो वो चीज हमारी बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में जा रही है, उसको अपन कहते हैं ट्रांसपोर्शन। देखो थ्योरी देखो, ट्रांसपोर्शन इज ए लाइफ प्रोसेस where substance synthesis or absorbed in the part of body are carried to other parts of the body। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसे सब्सटेंस जो चीजों को बनाते हैं, चाहे न्यूट्रिशन हो या कोई भी हो, उनको फिर एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे लाइक वाटर हुआ, उनको एब्जॉर्ब करके हमारे ही ब्लड में मिक्स होते हैं और वो दूसरे पार्ट में जाते हैं। अगर इस हैंड में ब्लड रोटेट कर रहा है तो वो हो सकता है ब्रेन से आया हो, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्रेन से लेग्स तक, फिट तक, एंड फिट से फिर से ब्रेन तक, उसके बीच में हैंड्स तक, चेस्ट पे, हर जगह ब्लड जो होता है वो रोटेट करता है। तो ब्लड क्या है? एक सब्सटेंस है, वाटर को वो एब्जॉर्ब करता है और एक पार्ट से दूसरे पार्ट में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये उस प्रोसेस को अपन कहते हैं बच्चों ट्रांसपोर्शन। ओके, जैसे देखो फूड में CO2 और O2 मेटाबॉलिक वेस्ट हार्मोन्स होते हैं जो क्या करते हैं, ब्लड में ट्रांसफर होते हैं, आपस में इनका ट्रांसफरेशन चलता रहता है ना। फूड में हमें ये चीज मिली, वो चीज मिली, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, एनर्जी बनी, ATP बनी, वो सब कुछ प्रोसेस ट्रांसपोर्शन, मतलब वो चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो इसको आप नोट डाउन करो। फिर अब नेक्स्ट सर्कुलेटरी वाला टॉपिक पढ़ते हैं। तो आपने लिख लिया होगा। अब यहाँ देखो सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम नाम से पता चल रहा है बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होना है, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे क्रिएट होता है हमारी बॉडी में। देखो ब्लड, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, सबको पता है, अभी हमने पढ़ा था ब्लड मतलब RBC पढ़ी थी, रेड ब्लड सेल, अभी और डिटेल में पढ़ेंगे ब्लड को। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये, ब्लड वेसल्स ट्यूब के फॉर्म में होती है। हार्ट पंपिंग ऑर्गन, हार्ट क्या होता है बच्चों? पंपिंग ऑर्गन। हार्ट का वर्क क्या होता है, क्या काम होता है? हार्ट का वर्क होता है ऑर्गन्स को पंप करना। हाथ में देखा होगा, हार्ट में आपने देखा होगा, हार्ट ऐसे पंप करता है ना, तो वो फंक्शन होता है हार्ट का। उससे पहले देखो ब्लड, अब ब्लड क्या होता है? एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो सर्कुलेट करता है बॉडी के अंदर, पंप करता है, हार्ट के थ्रू पंप होता है, मतलब ब्लड। ब्लड आपने देखा होगा राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रियम, उनमें ब्लड का क्या होता है? सर्कुलेशन होता है, ब्लड पंप होता है ना। तो किसमें होता है? हार्ट में होता है। और ब्लड किसके थ्रू पंप होता है? हार्ट के थ्रू पंप होता है। और ब्लड एक्चुअल में होता क्या? कनेक्टिव टिश्यू होता है, फ्लूइड के फॉर्म में होता है, सबको पता है। मतलब RBC अभी हमने पढ़ी थी, रेड ब्लड सेल क्या होती है? हीमोग्लोबिन में होती है, मतलब ऑक्सीजन होती है हीमोग्लोबिन में, वो आगे क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन, ब्लड के अंदर जो होती है ना उसको ट्रांसपोर्ट करती है हीमोग्लोबिन के थ्रू। अब पढ़ेंगे WBC, लार्ज न्यूक्लिएटेड एंड कलरलेस, ये व्हाइट होते हैं, कलरलेस होते हैं व्हाइट ब्लड सेल। और इनका काम क्या होता है? कोई भी टॉक्सिक बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आए तो उनको किल करेंगे, उनको मारेंगे, उनके खिलाफ लड़ेंगे। ये बैक्टीरिया का मतलब बैक्टीरिया को किल करते हैं कौन? WBC, यानी कि हमारी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करते हैं। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? सेल सेगमेंट फंक्शन इन ब्लड क्लोटिंग, यानी ब्लड क्लोटिंग। अगर हमें कहीं पे स्क्रैच हुआ है, कहीं पे चोट लगी है, तो वहां पे उसको सेल्स को डैमेज हुए उनको रिपेयर करने का काम कौन करेगा बच्चों? प्लेटलेट्स करेगा। ये प्लेटलेट्स का काम होगा ब्लड क्लोटिंग करना। ओके, अब ब्लड के कुछ फंक्शंस एग्जाम पूछे जाते हैं, वही राइट द फंक्शन ऑफ ब्लड वगैरह वगैरह, वो चीज हम करेंगे। उससे पहले आप इसको नोट डाउन करो अच्छे से। तो फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड के क्या क्या फंक्शन है देखो। डिलीवर O2 न्यूट्रिएंट टू ऑल बॉडी सेल्स, हर बॉडी सेल्स में मतलब जो है न्यूट्रिशन को पहुंचाना। ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम सेल टू एलिमिनेट, ट्रांसपोर्ट वेस्ट को मतलब अलग कर देना, हमारी मतलब ब्लड में से जितने भी टॉक्सिक बैक्टीरिया वगैरह है उनको अलग कर देना। ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स, हार्मोन्स में ट्रांसपोर्टेशन करना। मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, डिस्ट्रीब्यूट हीट, यानी कि बॉडी टेम्परेचर को हमारे ब्लड में मेंटेन करके रखना, जहाँ जरूरत है वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना। मेंटेन पीएच लेवल, हमारी बॉडी के अंदर का पीएच लेवल को मेंटेन करके रखता है कौन? ब्लड। मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम, फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन। प्रिवेंट ब्लड लॉस, क्लोटिंग से प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट इन्फेक्शन, WBC एंटीबॉडीज को क्या करता है बच्चों? प्रिवेंट करता है।
तो ये जो होता है ब्लड के फंक्शन से, ब्लड कैसे कैसे प्रिवेंट करते, तो आप देख सकते हो ब्लड पूरा ऐसे मतलब बता रहा है। वैसे हमने WBC RBC प्लेटलेट पढ़े, उसमें सारा कवर हो जाएगा, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए ब्लड जो है हमारी बॉडी में क्या क्या चीज मतलब जो है अपना काम करता है, उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। ओके, बेसिक नॉलेज है। तो इसके बाद है अपना एक्सक्रिएशन और हार्ट का, कि हार्ट पंप कैसे करता है लिम्फ में वगैरह में, एट्रियम वेट्रियम, उस पूरे हार्ट के प्रोसेस को हम पढ़ेंगे। देन उसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक बचेगा, उसका नाम है एक्सक्रिएशन। इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीटली फुली कंप्लीटली जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इसके आगे हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4 में, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, आप बोर हो जाओगे। तो जब तक अच्छे से रहना, मस्त रहना, अच्छे से मतलब घर पे बैठ के आराम से पढ़ाई करना। ओके, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे मतलब शेयर करना भी, मैम हमारे ये डाउट है वगैरह वगैरह, हम आपके डाउट जरूर क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।